Welcome, friends. Hope you all are doing your preparation well for upcoming descriptive exams. Today, I am going to discuss about the burning question among all SSC aspirants that how to write an effective essay in less time. कम समय में कैसे हम एक इफ़ेक्टिव एसे लिख सकते हैं, एक अच्छा एसे लिख सकते हैं जिससे कि हमें मार्क्स अच्छे मिले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे लिखें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है और आजकल ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है। चाहे आप 2016 का CGL एग्ज़ाम लें या फिर जो अभी हाल ही में हुआ है MTS का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम 3 महीने पहले उसमें लें, तो अलग टाइप के टॉपिक्स भी अब आते हैं और कमीशन चाहती है जज करना आपके राइटिंग स्किल को। आपको समझना चाहिए कि आपके पास वर्ड काफ़ी लिमिटेड है। यू शुड अंडरस्टैंड कि 200 वर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि 250 वर्ड में आप कुछ बड़ा लॉन्ग स्पीच या थेसिस वगैरह नहीं लिख सकते हैं। आप सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, उसके 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिख पाएंगे, जो उसके पॉइंट होंगे वो लिख पाएंगे, और उसके बाद आप उसका सारांश लिखते हैं, उसको अंत में कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन पार्ट, तो मतलब कि इतने कम वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नहीं भी आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आएगा या फिर जो बुक्स में दिए हैं वही आएगा। हो सकता है कि कोई अलग टाइप का टॉपिक ही आ जाए। लेकिन एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि जो भी टॉपिक आते हैं वो होते हैं क्या, जो सभी जानते हैं। जैसे कि अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था अर्थक्वेक CGL में, या फिर आप देख सकते हैं जो MTS में एग्ज़ाम हुआ, मोबाइल फ़ोन्स, क्रिकेट, ये सब, लाइब्रेरी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है कि ये सारी चीज़ हमको पता होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स औसतन अगर हम एवरेज देखेंगे तो सभी लोग कम से कम 2 घंटे तो 24 घंटे में मोबाइल का यूज करते ही हैं, चाहे कितना भी कम करें तो। या फिर अगर आप देखेंगे क्रिकेट की, तो क्रिकेट मैच सभी लोग देखते हैं। कौन नहीं देखता होगा क्रिकेट मैच? मतलब कि 5% लोग को छोड़ दे तो सारे लोग देखते हैं। तो अब सवाल है कि इतने मतलब कि जाने हुए टॉपिक आने के बावजूद लोग लिख क्यों नहीं पाते हैं या फिर अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते हैं। तो उनके पास जो होता है, सबसे पहला होता है कि वे समझ नहीं पाते हैं कि 250 वर्ड्स हमारे पास है और हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि सुंदर से अच्छे तरीके से इसको हमको इंट्रोड्यूस करवा देना है और इसके 2-4 पॉइंट जो इसके फ़ायदे के हैं या फिर जो निगेटिव पॉइंट है वो गिनवा देना है और फिर कंक्लूजन देना है। चूँकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स इज़ ओनली मेड फॉर टेस्टिंग योर राइटिंग स्किल्स। एग्जामिनर ये नहीं चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा लंबा चौड़ा ज़्यादा चीज़ें उसमें लिख दें, क्योंकि ये फिर बोरिंग हो जाएगा। और दूसरा बात है कि वो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में लिख देंगे इंट्रोडक्शन में ही, तो फिर कंक्लूजन उन सारी चीज़ों का देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसे सजाना ही, यही तो आर्ट है इससे राइटिंग का। और चूँकि अब ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि CGL एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर +2 लेवल का हो या फिर मैट्रिक लेवल का हो, तो सारे में डिस्क्रिप्टिव अब कंपलसरी होते जा रहे हैं। हाँ, मैट्रिक लेवल में मार्क्स नहीं जुड़े इस बार, लेकिन CGL में अभी भी कंपलसरी और रैंक डिसाइड करते हैं। आपको इंटरव्यू पोस्ट के लिए काफ़ी सारे लोग इसके थ्रू भी जाते हैं, क्योंकि उनका पहले मार्क्स कम होता है तो बाद में ज़्यादा ला करके वो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर CHSL में भी इसका जुड़ता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि मुझे लिखना क्या है 250 वर्ड्स में। अगर कोई भी टॉपिक आता है तो सबसे पहले ये जानिए कि सारे लोग उस टॉपिक को जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं आता हो। या तो वो आप मोबाइल फ़ोन का टॉपिक, या अर्थक्वेक, आप बाढ़ ले ले, आप कोई भी टॉपिक ले ले जो जनरल टॉपिक होते हैं, वो सब सारे लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी और एक्सप्रेसिंग पावर नहीं हो पाने की वजह से, राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करने की वजह से वो उसे लिख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अभी से ही, चूँकि 1 से 2 महीने सफिशियंट होते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो अभी से ही अलग अलग रैंडम टॉपिक्स पर देखा जाए, उसको अपने से एक्सप्रेस करके लिखने की कोशिश की जाए कि 250 वर्ड्स में मैं क्या लिख पाता हूँ। और जैसे कि अभी द हिंदू न्यूज़पेपर्स में उसका एक एडिटोरियल पे भी आर्टिकल बन गया निपा वायरस का, या फिर न्यूज़ चैनल्स में भी बहुत सारा चला निपा वायरस के बारे में, जो एक डिजीज़ है, फैलता है, वायरल डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के बारे में अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आप खुद से लिख पाओगे कि निपा वायरस के बारे में मैं क्या जानता हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी न्यूज़ में देखा है। तो उसके बारे में खुद से लिखने की कोशिश करें। वैसे ही कोई टॉपिक, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स ही हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि कब शुरू हुआ था? 1930
में उसका पहला गेम हुआ था, उसके बाद कनाडा से शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे आप खुद से कंक्लूड करके लिख सकते हो। हाँ, रही बात कि खुद से लिखने के समय एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है कि असेसमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए कि कहाँ पे गलतियाँ की जा रही हैं, कौन सा टॉपिक मिस हो गया जो 250 वर्ड्स में लिखा जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें खुद से आप बेहतर बना सकते हो। कभी भी आगे बढ़ने का एक ही मंत्र होता है कि आपको पहले खुद में विश्वास करना होगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और रही बात अच्छे मार्क्स की, तो अच्छे मार्क्स वही लोग लेके आ पाते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बहुत दिन से रैंडम टॉपिक्स पर, जो एक ही टॉपिक को रटते हैं या फिर एक ही लिस्ट को 10-15 एस्से को बार बार रिवाइज करते हैं, उसे ही लिख करके जाते हैं। हो सकता है कि वो एस्से ना आए तो फिर उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है और उनके मार्क्स काफ़ी कम भी रह जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उन्होंने लिखने की तो प्रैक्टिस की नहीं, केवल रट्टा मारा और उसी को लिख के उसी को टू कॉपी करने की, वर्ड बाय वर्ड करने की कोशिश की। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने एक्सप्रेशन एबिलिटी को, कि हम किस तरीके से, अब मेरा राइटिंग एबिलिटी है मैं उसे शो करूँ एग्जामिनर के सामने, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और समय अभी काफ़ी है, अगर 2-3 टॉपिक पर भी अलग अलग अपने से लिखा जाए और उसे फिर एसेस किया जाए, चाहे आप न्यूज़पेपर से करें चाहे कहीं और से करें, तो फिर आप पाएंगे कि आप खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा सुधार कर पा रहे हैं। और लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, आपके मदर टंग में चीज़ें होनी चाहिए, आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। जो इंग्लिश बोलते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी बोलते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि लोगों से बात करते समय या फिर जैसे कि कहीं बैठे हुए हैं या फिर फ्रेंड से या फिर न्यूज़ ही देख रहे हैं, तो जब हम अपने भाषा में देख रहे होते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग से भी ऑब्जर्व करते हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हमारे चल रही होती हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऑब्जर्वेशन एग्जाम में अपने मदर टंग में लिखने पर ही तेजी से हमारे दिमाग में आता है और हम उसे उतार देते हैं कॉपी पर। लेकिन जब हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, हम हिंदी वाले रहेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे, या फिर हम इंग्लिश वाले रहेंगे और हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती, तो फिर होगा क्या कि हम उस चीज़ को उतने अच्छे से उतार नहीं पाएंगे पेपर पर, जो कि हमने अपने डेली लाइफ में एब्जॉर्ब किया था, किसी से बात करते समय, कहीं कुछ पढ़ते समय, कुछ देखते समय। तो डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से ही इससे बोल्ड और अच्छा बनता है। डेली लाइफ में आपने जो भी चीज़ें देखी, उस चीज़ को, उसमें आपको सिर्फ वर्डों को मैनिपुलेट करना है। आपको ये नहीं कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ तभी इसे लिख पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। 250 वर्ड्स काफ़ी कम होते हैं। एक बार आपको लिख कर देखना चाहिए कि कितने कम समय में और कैसे आप कितनी अच्छी तरीके से लिख पाते हो। तो प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस करते रहिए। और समय के साथ मैंने बहुत सारे एस्से दिए इस चैनल के माध्यम से, और आने वाले दिनों में भी कुछ एस्से अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे अभी एस्से की ज़रूरत है। थैंक यू।